स्वागत है आप सभी का एक और पीवाईक्यू की सीरीज़ में। तो पीवाईक्यू सीरीज़ में आज हम किस पेपर के पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। तो अभी हाल फिलहाल में 2 अगस्त को हुए असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 2025 का जो हुआ है उसे आज हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए, क्या ट्रेंड रहे। ठीक है, डिटेल में सॉल्व करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। आराम से देखिएगा, अभी हाल में जो भी एग्ज़ाम होंगे आगामी समय में बहुत उपयोगी होगा आपके लिए, तो आराम से देखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या बोल रहा है। नेटवर्क डिवाइस जो कि कई लेन को जोड़ सकती है तथा ट्रैफिक समस्याओं को पृथक करने के लिए नेटवर्क को विभाजित भी कर सकती है, उसे क्या कहा जाता है। तो अगर आपने ये पढ़ रखा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्क लेन को जोड़ती है, तो एक नॉर्मल सेंस में अगर आता है, हमने अगर किसी चीज़ को जोड़ना है, जैसे हमें क्या करना है, इस प्लेस को इस प्लेस से जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं, ब्रिज के द्वारा क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ब्रिज। ठीक है, अच्छा ठीक है, हमें पहले लाइन में तो ब्रिज समझ में आ गया, पर फिर भी हम क्या करते हैं और अच्छे से पढ़ने के लिए और डिटेल पर देखते हैं। ठीक है, तो चलो आओ डिटेल पर थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको। तो ये रहा ब्रिज। ब्रिज के बारे में क्या बोल रहा, ए ब्रिज नेटवर्किंग डिवाइस, क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है ना नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट टू और मोर लोकल नेटवर्क लैन सेगमेंट एंड इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन देम। साथ ही साथ में ये कौन से लेयर पर होता है, डाटा लिंक लेयर। जब OSI मॉडल आप पढ़ते होगे तो उस पर आपको बहुत सारे लेयर मिलते, टोटल 7 लेयर्स मिलते हैं। उसमें से ये कौन से लेयर पर आता है, जो ब्रिज है वो कौन से लेयर पर आता है, तो वो डाटा लिंक लेयर पे आता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखोगे ए ब्रिज हेल्प्स रिड्यूस अननेसेसरी ट्रैफिक्स, इम्प्रूव्स ओवरऑल नेटवर्क परफॉर्मेंस, है ना। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो नेटवर्क परफॉर्मेंस को और बेटर कौन करता है, तो वो ब्रिज करता है। द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग नेटवर्क सेगमेंट यूजिंग ब्रिज इज नोन एज ब्रिजिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे इतना आपको याद रखना है। उसके अलावा जो अन्य ऑप्शन है उसके में भी थोड़ा सा डिटेल पर देख लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या दे रखा है, हब दे रखा है, तो हमें हब के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है। तो हब क्या है, ये रहा हब। हब क्या है, देखो आप यहाँ से ध्यान से देखो, हब इज ए मल्टी पोर्ट रिपीटर है। क्या है, सबसे पहले तो ये याद रखो कि हब क्या है, एक रिपीटर है, मल्टी पोर्ट। ए हब कनेक्ट मल्टीपल वायर्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस, फॉर एग्जाम्पल द कनेक्टर इन स्टार टोपोलॉजी विच कनेक्ट। कुल मिला के ऐसा है, जो हब होता है वो क्या करता है, मल्टी पोर्ट रिपीटर होता है, और ये बहुत सारे जो ब्रांचेज हैं उनसे आने वाले वायरों को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये देखो, ये किस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है, डाटा ट्रांसमिशन में, क्योंकि आप क्या करते हो, वायर को, बहुत सारे वायर को एक जगह पे कनेक्ट कर रहे हो। साथ ही साथ ब्रॉडकास्टिंग में भी आपको क्या कर रहा है, हब सहायता कर रहा है। हब इज ए हार्डवेयर डिवाइस। और यहाँ पे एक भी याद रखना, मल्टी पोर्ट रिपीटर है, तो रिपीटर भी क्या है, एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है। और जैसे हमने आपको बताया, जो ब्रिज है वो डाटा लिंक लेयर पर होते हैं, और ये फिजिकल लेयर टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस इन द नेटवर्क। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना। इसके अलावा PSC ने बहुत बार पूछ रखा है किसके से क्वेश्चन, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से, तो उसको भी थोड़ा सा और देख लेते हैं, है ना। जब देख ही रहे तो सारे ऑप्शन थोड़ा अच्छे से कनेक्ट करके देखते हैं। अच्छा, ये रहा क्या, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, तो इसको आप देखोगे ध्यान से, क्या लिखा है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में यहाँ पे लिखा है। इसका अन्य नाम क्या देखने को आपको मिलेगा, ईथरनेट इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज ए नेटवर्क एडॉप्टर यूज टू सेट अप ए वायर्ड नेटवर्क। इट्स एक्ट एन इंटरफेस बिटवीन, किसके बीच काम कर रहा है, ये कंप्यूटर एंड नेटवर्क के बीच कार्य कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोल रहे हैं, जो कि कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच कार्य कर रहा है। ठीक है, इंटरनेट केबल। यहाँ पे आप एक चीज़ और इस पे याद रखना, डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन 10 Mbps टू 1 Gbps जो होता है, यह कर सकता है। इसमें जो होता है NIC, मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का कुछ मैक होता है, एड्रेस होता है, विच हेल्प्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलो, गेटवे के बारे में भी यहाँ पे मैं डिटेल पे नहीं बताऊँगा, मैं बस दिखा दे रहा हूँ, आप उसको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, तो एक बार आपको गेटवे, हब और ये सारी चीज़ों में क्लियर हो जाएगा। ये रहा गेटवे, तो गेटवे का आप आराम से इसको देख लेना है। ठीक है, पॉज करके। चलो नेक्स्ट वन पे आ जाओ, ध्यान से पढ़ो।
एक एआई टूल जो कि एल्गोरिदम का उपयोग करके डाटा को सबसे पहले फ़िल्टर करता है, फिर ग्राहक के लोकप्रिय उत्पादों का सुझाव दे रहा है। सुझाव मतलब क्या हो रहा है? सजेशन दे रहा है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आप इजी लगा सकते थे सिफारिश इंजन। अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में और पढ़ लेते थोड़ा सा। देखो, and tool that filter the data by the using algorithm that suggest and popular product to for customers is known as recommendation engine। जैसे आप क्या करते हो, कोई भी चीज़ क्या कर रहे हो, आप सर्च करो। जैसे मान लो मुझे क्या लेना है, एक PS5 लेना है, ठीक है, मैं जनरली बता रहा हूँ, मुझे एक PS5 लेना है। तो आप क्या करते हो, सर्च करते हो, और आप ये भी देखते हो कि PS5 कब आ रहा, PS6 कब आ रहा। तो एक प्रकार से एल्गोरिदम को समझ में आ रहा था जो कस्टमर है वो क्या कर रहा है, गेमिंग कंसोल खरीदने के लिए क्या है, चीज़ें सर्च कर रहा। तो उस हिसाब से चाहे फिर वो Xbox के लिए आपको क्या करे, रेकमेंड करेगा, ये जो भी चीज़ें हैं। तो उस प्रकार के प्रोडक्ट आपको क्या करता है, सिफारिश करता है। तो इसे ही क्या बोलते हैं, रिकमेंडेशन इंजन्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन पे आइए। छाहूर, छाहूर किस क्षेत्र की परंपरागत लोक नाट्य है? तो सबसे पहले तो आप ये कमेंट करके मुझे बताना कि मध्य प्रदेश का जो है राजकीय लोक नाट्य कौन सा है। पहली चीज़ तो ये आप मुझे कमेंट करके बताना। उसके बाद यहाँ किसके बारे में पूछ रहा है, छाऊर के बारे में। तो छाऊर कहाँ पे होता है, तो छाऊर जो होता है वो बघेल खंड पर होता है। छाऊर हो गया। फिर इसके अतिरिक्त बात कर लो तो आपने सुना होगा मनसुखा, सुना होगा है ना, मनसुखा सुना होगा, जिंदबा सुना होगा, सॉरी जिंदबा सुना होगा। ये सब कहाँ पे होते हैं, ये बघेल खंड पे। एक बहुत ज़्यादा फेमस होता है जो मनुष्य और पशु के बीच संबंध को दर्शाता है, लकड़बग्घा। ठीक है, तो ये भी कहाँ पे होता है, ये आपके बघेल खंड पर होता है। चलिए नेक्स्ट वन पे, ये कामड़ी, कामड़ी किस जनजाति की देवताओं का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है? तो वाद्य यंत्र से हाल फिलहाल पर क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। मतलब वाद्य यंत्र के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो कोरकू जनजाति का भिगड़ू हो या भारिया जनजाति में बजाया जाने वाला भिगड़ू हो। तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो कामड़ी किस जनजाति में होता है, तो कामड़ी जो होता है वो भील जनजाति में होता है। अच्छा, भील जनजाति में इसके अलावा और क्या आप याद रख सकते हो, तो एक आपको याद रखना है कुंडी। क्या मैंने बताया, कुंडी, कुंडी याद रखना। और कौन सा वाद्य याद रखना, किंदरिया वाद्य यंत्र। तो कुंडी, केदरिया और कामड़ी वाद्य यंत्र, ये सब आपको अच्छे से याद रखना है किस जनजाति में होता है, भील जनजाति में होता है। फिर आइए, राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पहले तो एक चीज़ आपको यहाँ पे ये याद रखनी है कि शंकर शाह और रघुनाथ शाह किस राजवंश से हुआ करते थे? तो ये गोंडवाना राजवंश से हुआ करते थे। किस राजवंश से? गोंडवाना राजवंश से। 1857 की क्रांति में इन्होंने कहाँ से भाग लिया था? तो इन्होंने महाकौशल के क्षेत्र से क्या लिया था, महाकौशल के क्षेत्र से भाग लिया था। शंकर शाह के पिताजी का नाम क्या था अगर आपसे कभी पूछे? तो राजा सुमेर शाह था। क्या नाम था? सुमेर शाह। और फिर शंकर शाह के पुत्र कौन होते? कुंवर रघुनाथ शाह होते। और शंकर शाह की पत्नी का क्या नाम था? फूल कुंवरी देवी। तो ये भी याद रखना है आपको, है ना, इनसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फूल कुंवरी देवी। चलिए नेक्स्ट वन पे आइए। फिर अच्छा, यहीं पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जबलपुर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जबलपुर हो जाएगा। और इसके बारे में पीएससी ने एक बार और क्वेश्चन पूछा कि इन्हें तोपों से उड़ाया गया। मतलब तोपों जो था, इनका शरीर जो था वो तोपों में डालकर जो है उड़ा दिया गया था, जिससे इन्हें शहादत मिली। तो कब किया गया है? तो यह किया गया 18 सितंबर को। अच्छा, साथ ही साथ में एक और क्वेश्चन क्या पूछा वेटनरी असिस्टेंट सर्जन में, ब्लोइंग फ्रॉम गन। क्या मैंने बोला? ब्लोइंग फ्रॉम गन की सजा किसे दी गई थी? तो तोपों से जोड़े इन्हें उड़ा दिया गया था। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शंकर शाह और रघुनाथ शाह। माँ काली को पत्र लिखते हैं तो भी इन्हें क्या किया गया था? इसी वजह से इन्हें क्या किया गया था? यह सजा सुनाई गई थी। तो माँ काली को पत्र, या फिर ऐसे बात कर लो कि अंग्रेजों के विनाश के बारे में किसने माँ काली को पत्र लिखा था, या फिर किसे सजा सुनाई गई थी? तो ये सारा चीज़ इन्हें शंकर शाह से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत विनिर्माण केंद्रित परियोजना व सेवा उन्मुख व्यवसाय में सहायता प्रदान की? अब देखिए, अभी जो प्रोविजनल आंसर की आई है उस प्रोविजनल आंसर की के अनुसार इसका सही आंसर उन्होंने क्या माना है? संत रविदास स्वरोजगार योजना माना। क्या माना है? संत रविदास स्वरोजगार योजना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, तो अगर आपने अभी हमारा शॉर्ट वीडियो नहीं देखा या फिर एक लॉन्ग वीडियो में भी हमने इन सारी योजनाओं को 10-15 मिनट में कवर करने का प्रयास किया है, तो अगर नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा इसको। ठीक है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन मुझे डाउट
डाउट लगा, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना और संत रविदास स्वरोजगार योजना दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं, पर प्रोविजनल आंसर के में आयोग ने संत रविदास स्वरोजगार योजना माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कौन सा जिला सबसे कम और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला रहा है? तो अगर आपको सबसे कम का बिल्कुल आइडिया नहीं है, पर आपको ये पता है कि अभी वर्तमान में हमारे यहाँ कितने ज़िले हैं, 55 ज़िले। पहले कितने थे, 52 ज़िले हुआ करते थे। तो 52 ज़िलों में भी हम पढ़ते थे कौन सा सबसे बड़ा था, तो उसके पहले छिंदवाड़ा हुआ करता था, हाल फिलहाल पर शिवपुरी है। ठीक है, पर आपको ये याद हो जाता अगर कि सबसे बड़ा कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा, तो आप इजली जो है ऑप्शन सी लगा सकते। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, भोपाल, और सबसे बड़ा जो हो जाएगा छिंदवाड़ा। ये कब का पूछ रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार इन्होंने यहाँ पे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई, मध्य प्रदेश पे हर्षी परियोजना कितनी बार, तो PYQ हर्षी परियोजना पर आ चुका है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आ ही रहे। तो ये कहाँ पे है, ग्वालियर पर है। कहाँ पे है, ग्वालियर पर। पहली चीज़ तो हर्षी परियोजना कहाँ पे है, ग्वालियर पर। दूसरी आपको याद रखने किस नदी पर है, तो ये किस नदी पर है भैया, पार्वती नदी पर है। किस नदी पर है, पार्वती नदी पे। ठीक है, ये इतना याद रहेगा। आओ और ऑप्शन देख लेते हैं। तो शहडोल पर हम कौन सा पढ़ते हैं, तो शहडोल पर हमने बहुत बार पढ़ रखा है, कौन सा, बाण सागर परियोजना। कौन सी परियोजना है, बाण सागर परियोजना। शहडोल पर कहाँ पड़ती है, तो शहडोल के देवलोत पर पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है, देवलोत पर पड़ती है। किस नदी पर है, तो सोन नदी पर है। और किसके किसकी भी संयुक्त परियोजना है, तो MP, UP और बिहार की क्या है, संयुक्त परियोजना है। सीधी की बात कर ले तो सीधी पे कौन सा आपको मिल जाएगा, तो सीधी पे आपको मिला जाएगा गुलाब सागर परियोजना। कौन सी परियोजना मिलेगी, गुलाब सागर परियोजना। अब आप कमेंट करके बताना ये किस नदी पर है। चंदेरी पर एग्जैक्ट तो नहीं है, पर अशोकनगर आप पढ़ना चाहो तो अशोकनगर पर कौन से मिल जाएगा, तो अशोकनगर पर आपको MP और UP की एक संयुक्त परियोजना मिल जाएगी। कौन सी, राजघाट परियोजना। कौन सी नदी पर है, बेतवा नदी पर है। ठीक है, तो हमने लगभग सभी चीज़ें कवर की यहाँ पे। फिर आता है माधव या माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस जिले पर है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले पर है भैया, ये तो सबको याद होना चाहिए, शिवपुरी जिले पर। अभी हाल फिलहाल पर ये क्या बना है, तो ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बना है। कौन सा बना है, 9वां टाइगर रिजर्व बना। मध्य प्रदेश में टोटल कितने टाइगर रिजर्व है, 9 टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। अच्छा, माधव टाइगर रिजर्व में एक चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। पहली बात तो ये राष्ट्रीय उद्यान कब बना, तो 1958 पर क्या बनता है, ये नेशनल पार्क बनता है। यहीं पे एक आपको क्या मिलेगा, मध्य प्रदेश के रामसर साइट मिलेगा। कौन सा रामसर साइट मिलेगा भैया, तो यहाँ पे एक रामसर साइट मिलेगा जिसका नाम क्या है, सांख झील या सांख सागर है ना। सांख झील जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आप कमेंट करके मुझे बताइएगा मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जो है रामसर साइट है। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है भैया, शिवपुरी पर है। और शिवपुरी ये अच्छे याद रखना, और सांख झील जो है ये आपको याद रखना, एक रामसर साइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वर्ष 2025 तक मध्य प्रदेश से होकर जाने वाली राजमार्गों की संख्या कितनी है, तो इसकी टोटल राजमार्गों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 46 राजमार्गों की संख्या है। अच्छा, राष्ट्रीय राजमार्गों की पूछ रहा है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग में आइए देख लेते हैं सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा NH46 हो जाएगा, जो आपको कहाँ से कहाँ तक, ग्वालियर से लेकर बैतूल तक लेकर जाता है। सबसे छोटा की बात कर ले तो नेशनल हाईवे 135BB। कौन सा, नेशनल हाईवे 135BB, जो कि डभौरा के आसपास के क्षेत्र पर है। डभौरा मतलब UP के सटा हुआ क्षेत्र। ठीक है, तो 7.5 किलोमीटर ये सबसे छोटा, और यह PYQ में पहले पूछा जा चुका है। अच्छा, क्या हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी कुछ डाटा दे रखा है क्या, कि सड़क उड़क से सारी चीज़ें, तो यहाँ पे आप डाटा इसको देख सकते हो पूरा। ये यहाँ पे क्या देखा है, रोड नेटवर्क। तो रोड नेटवर्क में इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो भी है रोड नेटवर्क का, उसमें यहाँ पे देखोगे टोटल स्टेट जो है ये इतना है ना, किलोमीटर रोड है, जिसमें नेशनल हाईवे की संख्या किलोमीटर कितना है, तो 9278 है। स्टेट हाईवे की बात कर ले तो 10,465 किलोमीटर। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो है इतनी। और ये तो एक आपको रेंज याद रखना है, यहाँ से रेंज से क्वेश्चन पहले भी बना चुका है, फिर से बनाने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आइए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्या बोल रहा है, भोपाल रियासत का जब भारत संघ में विलय हुआ तब उस समय रियासत का नवाब कौन था। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि संघ में विलय कब होता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये भी डेट पूछ चुका है, 1 जून 1949 को संघ पर विलय होता है।
भारतीय संघ के किस पार्ट में जो है भोपाल का विलय होता है? तो पार्ट सी पर जो होता है भोपाल का विलय होता है। उस समय जो शासक होते हैं कौन होते हैं भोपाल के? तो हामिदुल्लाह खां जो होते हैं शासक होते हैं। क्या ये पहले नहीं पूछा है? बहुत बार पहले पूछ चुका है, तो ये अपने को याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना, हमीदुल्लाह खां के समय काल पर ही 1938 पर क्या होता है? भोपाल प्रजामंडल की क्या होती है? स्थापना होती है। तो ये भी याद रखो, भोपाल प्रजामंडल की स्थापना किस शासक के समय काल पर होती है? तो हमीदुल्लाह के समय काल पर होती है। उसके अलावा भोपाल शासक का संस्थापक कौन होता है? ये कमेंट करके बताना। और 1857 की क्रांति में भोपाल की शासिका कौन रही, ये भी बताना आप। नेक्स्ट वन पे आइए। 1 नवंबर 1956 को जब नए मध्य प्रदेश का गठन हुआ, उस समय मध्य प्रदेश के कुल कितने जिले थे? तो कितने जिले थे? 1956 पूछ रहा, 1 नवंबर 1956। तो उस समय पे 43 क्या हुआ करते थे? डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। संभागों की अगर संख्या कभी आपसे पूछ ले तो संभागों की टोटल संख्या कितनी थी? 8 थी। कितनी थी भैया? 8 थी। कब की बात हो रही है? 1 नवंबर 1956 की बात हो रही। तो कितने जिले हमने बताए? 43 जिले बताए। संभागों की संख्या कितनी बताई सर आपको? तो हमने आपको संभागों की संख्या जो है वो 8 बताई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 पे। अच्छा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकायुक्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहले हम पढ़ते पूरे कथन, ठीक है? क्या बोल रहा है? लोकायुक्त गठन मार्च 1982 में अस्तित्व में आया, ठीक है? देखते हैं फिर। इसका गठन मध्य प्रदेश लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 के अंतर्गत किया गया। लोकायुक्त संगठन ने सतर्कता आयोग को प्रतिस्थापित किया। फिर लोकायुक्त संगठन कार्यपालिका के प्रभाव से पूर्ण रूपेण मुक्त रहता है, या पूर्ण रूप से क्या होता है? मुक्त रहता है, ठीक है? तो पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि इसका एक्ट कब आया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है पहले से। एक्ट कब आता है? 1981 में आता है। बिल्कुल बात सही है। अच्छा, एक्ट 1981 में आ जाता है। लोकायुक्त अधिनियम कब आता है? 1981 में आ जाता है। स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना जो होती है वो फरवरी 1982 में होती है। कब होती है? 1982 में। तो इस तरह से पहला वाला कथन जो हो गया वो तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है? मार्च 1982 दे रखा है, जबकि होना क्या चाहिए था? फरवरी 1982 देना चाहिए था। अच्छा, यहीं पे एक चीज़ और आप याद रखो कि जो इस अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति कब मिलती है? तो राष्ट्रपति की सहमति कब मिलती है? सितंबर 1981 में, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है अगली बार, तो ये भी याद रखिएगा। तो इसमें से ये कथन तो सही है, ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट वन पे आ जाइए। लोकायुक्त संगठन ने सतर्कता आयोग को प्रतिस्थापित किया। बिल्कुल, लोकायुक्त संगठन जो करता है सतर्कता आयोग को क्या करता है? प्रतिस्थापित करता है। साथ ही साथ में यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? लोकायुक्त संगठन कार्यपालिका के प्रभाव से पूर्ण रूपेण मुक्त रहता है। बिल्कुल अलग रहता है कार्यपालिका से। तो ये क्या है? विधि द्वारा हमने क्या बनाया? लोकायुक्त ये जो अधिनियम बनाया वो हमने विधि के द्वारा क्या किया? कार्यपालिका पर नियंत्रण का एक प्रकार का क्या है? हमारा ये टूल है। तो यह कथन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है? तो ये अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिएगा, जो लोकायुक्त है वो अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? तो रिपोर्ट किसको देंगे भैया? तो राज्य का जो गवर्नर होगा उनको क्या करेंगे? रिपोर्ट देंगे। तो आपने कितने यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़े? 1981 पढ़ा, फरवरी 1982 पढ़ा। जो राष्ट्रपति का जो इसमें आपको देखना है कंसेंट कब मिलता है? तो सितंबर 81 में मिलता है। और सतर्कता आयोग को प्रतिस्थापित कर इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। और ये कार्यपालिका के प्रभाव से पूर्ण रूपेण मुक्त होता है। रिपोर्ट जो होता है गवर्नमेंट को। इसमें कौन सा कथन सही नहीं था? तो पहला वाला। तो पहला वाला एलिमिनेट कर देते हैं, बचा क्या? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट वन पे आ जाओ। कवार या कन्वर जनजाति निम्नलिखित में से किस जिलों में पाई जाती है? अच्छा, इसके पहले मैं बताऊं, एक मैप आपको दिखा रहा हूं, उस मैप को आप क्या करो? अच्छे से रीड कर लो, तो आपका क्या हो जाएगा? काम लगभग सभी जनजातियों का हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये आपको मैप दिख रहा है। इस मैप पे हमने क्या लिख रखा है? ये रहा कन्वर जनजाति, ये रहा है ना, दिख रहा है आपको? कन्वार जनजाति दिख रहा है, जो कि शहडोल, सीधी, अनूपपुर और सिंगरौली के आसपास के रीजन में आपको देखने को मिल रहा है। आपको पता है मेजर रीजन, जैसे ये मालवा का क्षेत्र है, तो मालवा में आप क्या देखते हो कि भील भिलाला जनजाति सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती। और भील भिलाला की जनजाति, जैसे भीलों की उपजाति क्या होती है? बरेला। भील की उपजाति कौन सी होती है? भिलाला। तो ये तो आपको
इतना याद है। फिर आपको जैसे कि पता होगा छिंदवाड़ा के आसपास के रीजन में आपको क्या मिल जाती है, भारिया। यहीं पे मवासी लिखा है तो आपको ये भी याद रखना है कि मवासी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो छिंदवाड़ा के आसपास के रीजन में मवासी देखने को मिलते हैं। गोड़ों को आपका पता है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों में क्या पाए जाते हैं, गोड़ पाए जाते हैं। कोल कहाँ पे पाए जाते हैं, तो कोल मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में देखने को मिल जाते हैं। सहरिया मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक जनजाति आपको अच्छे से याद रखना है, ध्यान से सुनो क्या लिखा है, सौर जनजाति। तो सौर जनजाति ने केस कभी आपसे पूछता है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में, तो सौर जनजाति मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के एरिया में पाई जाती है। खैरवार जनजाति की बात कर ले तो उत्तर या उत्तर पूर्वी जिलों में। पाओ जनजाति कहाँ पे, शहडोल, अनूपपुर, सीधी पे। बिहार जनजाति टीकमगढ़ और सीधी पे। साथ ही साथ में हमने कुछ यहाँ भी लिख रखा है, जैसे कोल्लम जनजाति बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, हल्बा और भिम्मा जनजाति। तो भिम्मा भी क्वेश्चन पूछ चुका है, इस बार क्या उन्होंने पूछा, कनवार जनजाति पूछा। और बिरहोर भी याद रखना है, कहाँ पे आपको मिल जाएगा, बिरहोर शहडोल के आसपास के रीजन में। तो एक मैप के थ्रू हमने क्या किया था, ये कवर। हालांकि ये जो मैप था ये जनजाति कार्य विभाग की जो वार्षिक रिपोर्ट आती है उसमें दे रखा है। जो इसमें इंक्लूड नहीं थी जनजातियाँ वो हमने लगभग यहाँ पे लिख दी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको ये याद रखने में इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या बोल रहा है, सुरैती किस अंचल के चित्रकला है। तो सुरैती किस अंचल की चित्रकला है भैया, सुरैता। ये सुरैती जो है ये किस अंचल की होती है, तो यह क्या होता है भैया, यह बुंदेलखंड की होती है। कौन सी, बुंदेलखंड की होती है। तो बुंदेलखंड में और कौन कौन सी होती हैं, तो बुंदेलखंड में याद रखना इजी है, मोरते, मोराइल या मोराइला ऐसा बोलते हैं इसको, और मामूलिया। माँ से हो गए मामूलिया, है ना। तो कौन सा हो गया, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले सुराती हो गया, फिर उसके मोरते हो गया, मुराइल हो गया, मामूलिया हो गया, और एक और आपको याद रखना है नौरता। ये इसी को क्या बोलते हैं, नवरत बोलते हैं, जो कि कब मनाते हैं, नवरात्रि के टाइम पे बनाते हैं। सुराती की बात कर ले तो यह कब मनाते हैं, यह दीपावली के टाइम पर क्या करते हैं, हम मनाते हैं इसको। ठीक है, चित्रकला को। तो ये किस क्षेत्र में, बुंदेलखंड में। बघेलखंड में कौन कौन सा होता है, तो बघेलखंड में आपने पढ़ा होगा, नेऊरनामा पढ़ा होगा, कोहबर पढ़ा होगा, तिलंगा पढ़ा होगा, है ना। तो ये नेऊरनामा या कोहबर से तो क्वेश्चन पूछ चुका है। तो यहाँ का बहुत फेमस कौन सा है, कोहबर। कोहबर से क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन पे आ जाओ। 10 अप्रैल 2026 को संविधान के सिंधी भाषा संस्करण का विमोचन किसने किया। जिन्होंने करंट नहीं पढ़ा उनके लिए टफ होगा, बाकी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे रहा है ना पीआईबी की वेबसाइट पे। तो आइए इसको देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एक सेकंड, क्या हमारे पास इसका कोई स्क्रीनशॉट है, देख लेता हूँ मैं, होना तो चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, नहीं है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नहीं है। अच्छा, इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन, ये सीपी राधाकृष्णन जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। तो किन्होंने लॉन्च किया, संविधान के सिंधी भाषा के संस्करण का विमोचन किसने किया था, तो ये जो थे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाँ, तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा, मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायत समितियों में पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते देखते हैं क्या बोल रहा है। नियोजन एवं विकास समिति, वित्तीय समिति, प्रशासनिक समिति, निर्माण कार्य समिति। कौन से इसमें ग्राम पंचायत समिति नहीं होती, तो इसमें से कौन सी नहीं होती है, वित्तीय समिति जो होती है वो नहीं होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे पास कुछ है डिटेल पे, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो ये रहा, आप देख सकते हो, मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 46 और 47 के अंतर्गत जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत में निम्नलिखित स्थायी समितियों का गठन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सामान्य प्रशासन, निर्माण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति जो है, ओवरऑल ये आप समितियाँ देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें से कौन सी समिति नहीं होगी, वित्तीय समिति जो नहीं होगी। इसमें भी आयोग ने जो प्रोविजनल आंसर की में माना है वो ऑप्शन बी सही माना है। नेक्स्ट वन पे आइए। मध्य प्रदेश के बजट अनुमान 2025-26 के अनुसार सबसे अधिक व्यय किस क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया। कैसा क्वेश्चन है भैया, टफ क्वेश्चन। अगर आपने बजट नहीं देखा हुआ है तो आपके लिए टफ रहेगा, हालांकि टफ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बस आप इतना याद रखो कि इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा, खेल और कला संस्कृति के क्षेत्र में। अच्छा, ये डाटा हमने कहाँ से लिया है, तो इसका भी हम आपको बता देते हैं। पीआरएस करके एक वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट से हमने एक डाटा निकाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये पीआरएस का डाटा है ओवरऑल, जिसमें आप यहाँ पे देखोगे
सबसे ज़्यादा जो हमने रकम दी है वो कितना दी है, लगभग 52,000। यहाँ पे देख रहे हो 52,000 करोड़ के तकरीबन हमने एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर पे लगाए। फिर सोशल वेलफेयर पे हमने लगभग 40,000 करोड़ जो है वो लगाए। एनर्जी पे हमने 31,000 करोड़, हेल्थ एंड वेलफेयर पे हमने 24,000 करोड़ जो है वो लगाए। इसमें क्या पूछा हुआ है यहाँ पे आप देखोगे कौन कौन सा ऑप्शन था, तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी, रूरल डेवलप, देखो एग्रीकल्चर दे रखा था, सामाजिक कल्याण दे रखा था एंड न्यूट्रिशन, और ऊर्जा दे रखा था, और शिक्षा एवं खेल संस्कृति दे रखा था। तो इसके अनुसार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 52,000 करोड़ रुपए हमने इस बार बजट में एलोकेशन किए हैं शिक्षा, खेल और संस्कृति का। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा सोर्स है ये, तो ये PRS वेबसाइट से जो है हमने ले रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन पे आ जाइए। टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना बहुत अच्छे से कवर करा रखा है। कितनी बार तो आयोग ने खुद पूछ रखा है कि टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के बारे में बताओ। तो सबसे पहले तो ये याद रखो इसकी शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत जो होती है सितंबर 2022 में होती है। किसके लिए है भैया, तो टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना अनुसूचित जनजाति के लिए। किस लिए आप दे रहे हो अनुसूचित जनजाति को भैया वित्तीय प्रोत्साहन, तो नवीन स्वरोजगार स्थापित करने या नवीन उद्यमों की स्थापना करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति को जो है वो वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो आपके मन में अब आना चाहिए भैया कितना वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हो, तो 10,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक की जो है हम वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। इसकी एज क्राइटेरिया क्या है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, हमने कवर कराया हुआ है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एकल एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन पर कुछ भी क्लिक्स के साथ किसी भी समय कहीं भी प्रमुख सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को सशक्त बनाकर उनके जीवन में सुधार करने के लिए तैयार किया गया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है माई स्कीम। माई स्कीम में क्या होता है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे मैं किस योजना का पात्र हूँ या फिर कोई भी योजना मुझे देखना हो तो माई स्कीम में आप देख सकते हो। डिजी लॉकर की बात कर ले तो एक प्रकार से क्या है, आप किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी फाइल को क्या कर सकते हो, मेनली डॉक्यूमेंट रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, डिजी लॉकर का प्रयोग कर सकते हो। तो डिजिटल रूप से आपका क्या है, एक लॉकर है ये। उमंग की बात कर ले तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उमंग। ओपन फॉर्ज की बात कर ले तो ये क्या है, तो इसको भी आइए डिटेल पर देख लेते हैं क्योंकि ओपन फॉर्ज से क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले, और डिजी लॉकर और सारी चीज़ों को डिटेल पर देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा। सबसे पहले तो आप ये पढ़ो ओपन फॉर्ज क्या है। तो ये क्या है, ओपन फॉर्ज देख रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म जिसमें ओपन सारी तरह से कोलैबोरेशन है, डेवलपमेंट टू ई गवर्नेंस एप्लीकेशन। ठीक है, ये एक प्रकार का ओपन सोर्स है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ई गवर्नेंस से रिलेटेड सारे एप्लीकेशन बना सकते हो। थ्रू दिस प्लेटफॉर्म द गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट टू यूज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टू प्रमोट एंड शेयरिंग रीयूज ऑफ ई गवर्नेंस रिलेटेड सोर्स। कब आता है भैया, तो ये 2015 में आता है। तो ये भी याद रखना है, आगे कभी पूछ ले आपसे तो ये याद रखना है। फिर इसके अतिरिक्त बात कर ले तो यहाँ पे बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल पर नहीं जाना। माई स्कीम की बात कर ले तो जैसे नाम से समझ में आ रहा है स्कीम रिलेटेड सारी चीज़ें जो है हमें माई स्कीम पर देखने को मिल जाएगी। तो ये रहा माई स्कीम। ठीक है, तो वन स्टॉप सर्च एंड डिस्कवर द गवर्नमेंट स्कीम के लिए हम क्या लेकर आते हैं, माई स्कीम। यहाँ पे किसने बनाया, सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिटेल पर देख सकते हो, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद आता है डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर के बारे में यहीं पर देख लेते हैं। ये अच्छा, ये उमंग है। तो उमंग के बारे में फुल फॉर्म याद रखो, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन। नाम देख रहे हो, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उमंग का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस इज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। ठीक है, तो यहीं पे दे रखा उमंग प्रोवाइड सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल इंडियन सिटीजन के लिए ये टू एक्सेस पैन इंडिया ई गवर्नेंस सर्विस रेंजिंग फ्रॉम सेंट्रल टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखी है। अच्छा, डिजी लॉकर का भी देख लो, है ना, लास्ट वन। डिजी लॉकर का शायद देखते हैं, कुछ होना चाहिए। हाँ, ये रहा डिजी लॉकर का। ठीक है, तो इसको आप पॉज करके देख लेना कब क्या आता है। चलो नेक्स्ट वन पे आ जाओ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 21 जैन
ग्रंथ कौन सा है जैन ग्रंथ? परिशिष्ट पर्वन के अनुसार मौर्य शासक संप्रीत ने उज्जैन में किस आचार्य से जैन धर्म की दीक्षा ली? तो सबसे पहले तो ये याद रखो, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन का लेखक कौन रहे? तो लेखक कौन होते हैं? हेमचंद्र सूरी। कौन होते हैं भैया? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हेमचंद्र सूरी। अच्छा, दूसरी चीज ये याद रखना, संप्रीत ने कहाँ पे जैन धर्म की दीक्षा ली? उज्जैन पर। किस आचार्य से ली थी? तो आचार्य श्रुहस्ती से ली थी। और ये हिंदी ग्रंथ अकेडमी पे हालांकि दिख जाएगा आपको कहीं पे भी ये सोर्स पे, पर यहाँ पे आप देखो ये लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। उज्जैन में चैत्र यात्रोत्सव चैत्र माह में मनाया जाता था। उत्सव को देखने के लिए दूरस्थ प्रदेश से कुछ लोग यहाँ आए थे, जिसमें संप्रीत के समय में इस उत्सव में भाग लेने पाटलिपुत्र से जैनाचार्य सुहस्ती और महागिरी उज्जैन आए थे। इसी अवसर पर संप्रीत ने सुहस्ती से क्या ली थी? दीक्षा ली थी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन पे आ जाओ। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाणी स्थल नावदा टोली, कितने बार तो पूछ चुका है नावदा टोली के बारे में। तो नावदा टोली कहाँ पे आता है? सबसे पहले तो ये याद रखो कि ये कहाँ पे आता है? खरगोन पर आता है। कहाँ पे आता है? खरगोन पे आता है। नावदा टोली का उत्खनन किसने किया? तो ये किसने किया है? एच.डी. सांकलिया ने किया। अच्छा एच.डी. सांकलिया ने, और किसका? तो महेश्वर का भी इन्होंने क्या किया था? उत्खनन। महेश्वर का भी क्या करते हैं? उत्खनन करते हैं, ठीक है। अच्छा महेश्वर सही लिख दूं, वरना भड़क जाओगे कि महेश्वर भी सही नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, महेश्वर। चलो फिर उसके बाद आ जाओ वी.एस. वाकड़कर। वी.एस. वाकड़कर ने किसका? तो भीमबेटका की खोज इन्होंने की। के.डी. वाजपेयी ने किसने की? तो अच्छा ये आप बताओगे, ये आप कमेंट करके बताना के.डी. वाजपेयी ने किसकी खोज की। साथ ही साथ जो है सी.एल. कार्लाइल ने क्या किया था? तो बिंद रीजन पर माइक्रोलिथिक जो है इसकी खोज की थी, ठीक है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नावदा टोली का एच.डी. सांकलिया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1857 की क्रांति में जबलपुर का कमिश्नर कौन था? तो W.T. टर्नर, W.H. स्लीमैन, W.C. एस्कर्नी और कैप्टन मिलर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? तो W.C. अरे सॉरी, है ना। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति में जबलपुर का जो कमिश्नर कौन था वो कौन हो जाएगा? W.C. एस्कर्न। अच्छा इसके अतिरिक्त बात कर ले तो यहीं पे और चीज़ें याद रखो कि इंदौर में उस समय पर कौन था। तो इंदौर में आपको याद रखना कौन होता है? डूरंड नामक जो होता है अंग्रेजी अधिकारी होता है। साथ ही साथ अगर आपसे कभी पूछे नीमच का, तो नीमच पे कौन होता है? तो नीमच पे कर्नल कौन होते हैं? कर्नल C.V. क्या होता है? C.V. सोवर्स होते हैं, जो होते हैं कर्नल C.V. सोवर्स नामक जो होता है अंग्रेजी अधिकारी होता है। इसके अतिरिक्त शिवपुरी पर कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि शिवपुरी पर 1857 की क्रांति में कौन था? तो कैप्टन हैरिसन था। कौन था? कैप्टन हैरिसन। कौन था? कैप्टन हैरिसन। और ग्वालियर पर कौन था? तो ग्वालियर पर अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो जबलपुर, इंदौर, शिवपुरी हमने आपको बता दिया नीमच के साथ। भारतीय मानक समय रेखा जो है 82°30' पूर्वी देशांतर मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? तो किस जिले से होकर गुजरती है भैया? सिंगरौली से होकर गुजरती है। तो ये तो याद ही होना चाहिए आपको। साथ ही साथ अब आप कमेंट करके बताना कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। हालांकि ये जी क्वेश्चन है पर फिर भी याद बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्या बोला? नर्मदा घाटी का निर्माण किस काल के भ्रंशर से हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिटेशियस काल के जो होता है भ्रंशन से, जो होता है भ्रंशन से क्या होता है? इसका निर्माण होता है। यह मध्य प्रदेश का क्या है? तो मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग, या फिर सबसे जो है आप बोल सकते हो गहरा या फिर निचला ही भाग मानो। निचला भाग जो है ना, निचला भाग जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग माना जाता है। कौन सा? नर्मदा घाटी, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आइए। मध्य प्रदेश जनजाति कार्य विभाग की एक महत्वपूर्ण प्रकाशन वान्य प्रकाशन। पता नहीं कितने बार तो वान्य प्रकाशन से क्वेश्चन पूछ चुका है। 1980 में वान्य प्रकाशन शुरू होता है। किस विभाग से संबंधित है? जनजाति कार्य विभाग से संबंधित है। अच्छा, वान्य प्रकाशन के द्वारा या वान्य के द्वारा एक पोर्टल की शुरुआत की गई, जिस पोर्टल का नाम क्या है? आदिरंग पोर्टल। ये आपको याद रखें। वान्य प्रकाशन की शुरुआत कब होती है? 1980 पर, ठीक है। उद्यमी विकास संस्था की स्थापना भी कब होती है? 1980 पर। यह भी जनजाति से संबंधित एक संस्थान। उसके अलावा यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है वान्या के जो है रेडियो केंद्र कहाँ पे भैया? तो वान्या के रेडियो केंद्र कहाँ पे? झाबुआ पे। कौन सा? झाबुआ पर मेघनगर। चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ पे? अलीराजपुर पर। नालछा कहाँ पे? धार पर। खलवा कहाँ पे? खंडवा। सईपुर श्योपुर। चाड़ा, डिंडोरी, बिजोरी, छिंदवाड़ा, चिचोली जो है बैतूल पर। तो ये आपको याद रखने हैं, भूलना नहीं है, बहुत अच्छे से याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया, वान्य प्रकाशन की शुरुआत 1980 पे कौन सा डिपार्टमेंट? जनजाति कार्य विभाग पर है। कौन सा पोर्टल? तो पोर्टल कौन सा है? आदिरंग पोर्टल,
ठीक है, आदिरंग पोर्टल। उम्मीद है इतनी सारी चीज़ें याद होंगी। नेक्स्ट वन पे आ जाओ। कारसदेव मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के लोक आख्यान देवता है, या कारसदेव किस क्षेत्र में जो है फेमस है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, कारसदेव जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो ये पशुओं की क्या करते हैं, पशु की क्या करते हैं, रक्षा करने वाले देव होते हैं। ऐसा माना जाता है ये पशुओं की रक्षा किस पशु पर बैठकर करते हैं, तो घोड़े पर बैठकर जो करते हैं पशुओं की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे फेमस है, बुंदेलखंड के आसपास के एरिया में आपको ये बहुत ज़्यादा फेमस देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद मई 2026 में किस प्रख्यात व्यक्ति को भारत का सर्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रसून जोशी, जो कि गीतकार भी हैं। प्रसून जोशी के बहुत सारे गीत आपने सुने होंगे, है ना। तो प्रसून जोशी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है मार्च 2026 में एक जिला एक उत्पाद समिट का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया। एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, मार्च 2026 में एक जिला एक उत्पाद प्रगति समिट, एक जिला एक उत्पाद प्रगति समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया। ठीक है, तो ये कहाँ पे किया जाता है, रतलाम पे। और इस समिट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, रतलामी सेव को और ज़्यादा क्या करना, प्रमोट करना। धार का क्या है भैया, तो धार का ओडीओपी क्या है, तो धार का ओडीओपी आपको जैसे पता होगा क्या है, बाघ प्रिंट जो होता है वो क्या होता है, धार का ओडीओपी होता है। उज्जैन की बात कर ले तो उज्जैन में भी एक प्रिंट बहुत फेमस है जिसको क्या बोलते हैं, बटेक प्रिंट बोलते हैं। तो बटेक प्रिंट कहाँ का, उज्जैन का फेमस है। मंदसौर की बात कर ले तो मंदसौर का, इतना तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा मंदसौर का कौन सा फेमस है। नेक्स्ट वन पे आ जाइए। क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक एवं लेन देन संबंधी दोनों प्रकार के डाटा को संग्रहित करता है। तो डाटा बेस, डाटा माइनिंग, डाटा वेयर हाउस, बिग डाटा। अगर जर्नली आपने पढ़ रखा होगा तो आपको डाटाबेस और डाटा वेयर हाउस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, है ना। बिग डाटा तो पॉसिबल नहीं है। डाटा माइनिंग मतलब किसी प्रकार के नए डाटा को खोजना, जैसे हम क्या करते हैं, बिटकॉइन संबंधी जो भी चीज़ें या बिटकॉइन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं आप, डाटा माइनिंग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या देखना है, तो हमें थोड़ा सा डाटाबेस और डाटा वेयर हाउस में थोड़ा सा डिफरेंस देखना है। हालांकि इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा है, तो डाटा वेयर हाउस है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये रहा डाटाबेस और ये रहा डाटा वेयर हाउस। जिसमें डाटाबेस की बात कर लो, यूज फॉर ऑपरेशनल एंड ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग, फिर यूज फॉर एनालिटिक प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे डाटा का टाइप क्या है, तो स्टोर करंट एंड अप टू डेट डाटा रिक्वायर्ड फॉर डेली ऑपरेशनल। स्टोर हिस्टोरिकल डाटा, यहाँ पे साफ साफ दे रखा है हिस्टोरिकल डाटा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डाटा वेयर हाउस। ठीक है, तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, डाटा वेयर हाउस। आप यहाँ से पूरी चीज़ें इसको डिटेल पर देख सकते हो, है ना। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट वन पे आ जाओ। किस चंदेल नरेश ने खजुराहो के जिन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया। तो जब हमने आपको क्या पढ़ाया था, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है जितनी भी, तो उसमें हमने आपको बताया था खजुराहो के मंदिर के बारे में डिटेल से, बहुत अच्छे से डिटेल में हमने आपको क्या कराया था, कवर कराया था। जिसमें हमने आपको क्या बोला था भैया, कि जितने भी नाथ वाले मंदिर आएंगे, जैसे कि कौन कौन से मंदिर, तो आप देखोगे, एक सेकंड रुकिएगा, जैसे कि आप देखोगे कौन कौन से, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा विश्वनाथ मंदिर। जैसे कि कौन सा मंदिर, तो विश्वनाथ मंदिर हो जाएगा। विश्वनाथ मंदिर के अतिरिक्त आप कौन सा मंदिर देख सकते हो, पार्श्वनाथ मंदिर देख सकते हो, पार्श्वनाथ मंदिर देख सकते हो, जिन्नाथ मंदिर देख सकते हो। तो ये सारे नाथ वाले मंदिर मैंने क्या बताया था कि ये कौन बनाता है, धंग द्वारा बनवाए जाते हैं। किस शासक के द्वारा, तो धंग द्वारा जो है ये बनवाए जाते हैं। विद्याधर के द्वारा कौन सा बनाया जाता है, तो विद्याधर के द्वारा किस मंदिर का निर्माण कराया जाता है, तो विद्याधर के द्वारा कंदरिया महादेव मंदिर का जो है निर्माण कराया जाता है। ठीक है, गंड के द्वारा जो है जगदम्बे मंदिर या चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण कराया जाता है। और यशोवर्मन के द्वारा लक्ष्मण मंदिर का निर्माण, क्योंकि यशोवर्मन का अन्य नाम क्या होता है, लक्ष्मण नाम होता है। धंग क्या है, तो धंग किसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इन्होंने क्या की थी, जल समाधि ली थी, जल समाधि। प्रयाग में जल समाधि लेने वाले चंदेल शासकों में से एक हुआ करते थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जिन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, धंग ने कराया। अब आप कमेंट करके बताना खजुराहो विश्व विरासत सूची पर कब शामिल होता है। फिर आते हैं तात्या टोपे, तात्या टोपे को ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर कहाँ लटकाया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शिवपुरी पर जो होते फांसी पर लटकाया था। हमें क्या याद रखना है कि भैया कब लटकाया, तो कब लटकाया, 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर लटकाया जाता है। ठीक है,
और तात्या टोपे से ही क्या सीखा था, छापा मार पद्धति। छापा मार पद्धति किसने सीखा था भैया, तो टांट्या भील ने जो है छापा मार पद्धति जो है वो सीखी थी। ठीक है, अच्छा उसके अतिरिक्त बात कर ले तो तात्या टोपे को जो है वो धोखा किसने दिया था, कभी आपसे पूछे तो मान सिंह नामक शख्स ने क्या किया था, तात्या टोपे को धोखा दिया था। और तात्या टोपे को धोखा देखो किससे पकड़ाया था, तो किसने पकड़ा था, मेजर मीड ने जो है इन्हें पकड़ा था। फांसी कहाँ पे दी गई, शिवपुरी पर। कब दी गई, 18 अप्रैल 1859 को जो है फांसी दी गई। इनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी भी बन रहा है, कहाँ पे भैया, वो गुना में बन रहा है ना, गुना में। कहाँ पे बन रहा है, गुना में। चलो नेक्स्ट वन पे आ जाओ। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में, तो ये तो बालाघाट में। अच्छा बालाघाट, ओवरऑल हमारा लिंगानुपात कितना है, तो भैया 931 लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार। 919 कितना भैया, 2001 की जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है, तो बालाघाट पे। बालाघाट के अलावा दूसरा आपको याद रखना है BAM। BAM का मतलब क्या है, बालाघाट, फिर उसके बाद अलीराजपुर मंडला। क्या मैंने बोला, बालाघाट अलीराजपुर मंडला। फिर सबसे कम कहाँ पे है, तो भिंड मुरैना ग्वालियर। कहाँ पे भैया, भिंड मुरैना ग्वालियर। तो बम फूटा, सर्वाधिक लिंगानुपात में क्या हो रहा है, बम फूट रहा। और BMG क्या हो जाएगा, सबसे कम लिंगानुपात, तो भिंड मुरैना ग्वालियर। फिर नेक्स्ट वन पे आए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। अगर मान लो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश होता तो अपन वेटवा लगा देते, पर यहाँ पे मध्य प्रदेश और राजस्थान भी बोला, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चंबल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, चंबल। चंबल नदी के बारे में और क्या जान सकते हैं हम, तो हमें पता है कि चंबल नदी जो निकलती कहाँ से निकलती, इंदौर से निकलती। इंदौर में भी कहाँ से निकलती है, महू से निकलती। महू में भी कहाँ से निकलती, सिगार चोटी से। सिगार चोटी की ऊंचाई 843 मीटर। सिगार अगर नहीं ऑप्शन में आता है तो कहाँ से निकलती है, जना पाँव से निकलती है। जना पाँव से निकलती है, किस श्रेणी से निकलती है भैया, तो विंध्यन श्रेणी से निकलती है। किस श्रेणी से निकलती है, विंध्यन श्रेणी से निकलती। टोटल लंबाई की बात कर लोगे तो 995 किलोमीटर क्या है, टोटल क्या है इसकी लंबाई है, कितनी है भैया, 995 किलोमीटर टोटल आप इसकी लंबाई देख सकते हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चंबल नदी हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बह रही है। भैया इधर कौन सी बह रही है, तो आओ देखते हैं, माही देख, ठीक है हमें लग रहा है माही बह रही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वन पे चंबल की बात कर ले तो चंबल कहाँ बह रही है, चंबल तो ऊपर की ओर बह रही है, उत्तर की ओर बह रही है। ठीक है, तो इंदौर से होते हुए कहाँ जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है। टोंस की बात कर ले तो टोंस कहाँ बह रही है, तो टोंस जो होता है रीवा के पठार पर, तो यह उत्तर पूर्वी जिलों में बहती है। कहाँ पे बहती है भैया, टोंस उत्तर पूर्वी जिलों में। और केन कहाँ बह रही, तो केन जो है ये उत्तर की ओर बह रही। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माही नदी हो जाएगा। माही नदी के बारे में कुछ खास चीज, तो कहाँ से निकलते, धार। धार में भी कहाँ पे, सरदारपुर। सरदारपुर में भी कहाँ पे, एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसको बोलते हैं मिंडा ग्राम। मिंडा ग्राम से निकलती है धार। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात कर ले तो राजस्थान एंटर करते हुए, गुजरात एंटर करते हुए कहाँ पे जाकर गिरती है, खंभात की खाड़ी पे जाके गिर जाती है। टोटल कितने, छोड़ो बहुत ज़्यादा डिटेल पर नहीं जाना, बस इतना आपको याद रखना, धार, सरदारपुर और मिंडा राजस्थान गुजरात इंटर करते हुए खंभात की खाड़ी पे जाके गिर जाती। दूसरी चीज़, कर्क रेखा को क्या करती है, 2 भागों में बांटती। कितने भागों में, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार। टोंस से क्या पूछा हुआ है, टोंस नदी का उद्गम पूछा हुआ है, तो कहाँ से होता है, तमसा कुंड से होता है। कहाँ से होता है भैया, तमसा कुंड से टोंस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। इसकी सहायक नदी कौन सी, तो बेलन। कभी आपसे पूछ ले बेलन किसकी सहायक नदी है, तो टोंस की सहायक नदी क्या है, बेलन है। ठीक है, गंगा में जाकर मिल जाती है बाद में। सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र, कितने बार तो बता चुके हैं कि सतपुड़ा पढ़ लो अच्छे से। उसके अतिरिक्त बात कर ले तो अमरकंटक पढ़ लो अच्छे से, बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है भैया, तो किस जिले में स्थित है, बैतूल जिले में स्थित है। थोड़ा और डिटेल पर अगर आपको इसको देखना हो तो कहाँ पे देखोगे, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का है, तो हमने ऐसे ही बहुत सारे सब कुछ डिटेल पर कवर कराने का प्रयास करते हैं हम। तो टेलीग्राम चैनल पर सारे विद्युत केंद्रों के बारे में हमने डिटेल पर रखा है। ठीक है, तो आप जरूर चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी आपको। जिले की बात कर ले तो किस जिले में स्थित है, सारनी जिले पर। निर्माण 1965 में
सॉरी 63 में 5 इकाइयाँ का आरंभ किया गया था। क्षमता कितनी है? 1330 मेगावाट जो है क्षमता है। कोयला आपूर्ति कहाँ से? पाथाखेड़ा से, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। जल आपूर्ति कहाँ से? तवा नदी से, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। विशेष तथ्यों में क्या याद रखना है? मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। और वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त हुई? अमेरिका से। तो ऐसे क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, मेंस में भी आप ऐसे पॉइंट वाइज पॉइंट चीज़ें लिख सकते हो। तो जरूरी नहीं कि आप प्री बस के लिए प्रिपेयर करो, तो चीज़ें पॉइंट में लिखो, पॉइंट में याद करो, ईजी रहेगा। मेंस के लिए भी चीज़ें आपको ईजी हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट वन पे आ जाओ। माही परियोजना, माही के 2 क्वेश्चन पूछ लिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो माही परियोजना के बारे में बात कर ले, तो माही परियोजना कहाँ पे? तो ये धार और झाबुआ पे। ठीक है, इजी था क्योंकि माही कहाँ से निकलती है? धार से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे इजी क्वेश्चन था आपके लिए। चलो धार एंड झाबुआ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन से देश को बायोफेज जर्मनी में जो कि आयोजित है कंट्री ऑफ द ईयर का नामित किया गया? तो किसे नामित किया गया है भैया? तो ये भारत को जो है नामित किया गया, कंट्री ऑफ द ईयर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा था टफ था। निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग व भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित ई प्रणाम यानी राष्ट्रीय ई प्रमाणीकरण सेवा का एक घटक नहीं है? तो इसको अपन थोड़ा सा क्या करते हैं, देख लेते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट होगा हमारे पास, देखते हैं। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। हाँ ये रहा, ये रहा नेशनल सिंगल साइन ऑन प्लेटफॉर्म, ई प्रणाम। ई प्रणाम स्टैंडर्ड बेस्ड नेशनल सिंगल साइन ऑन, मतलब एक पहचान एक जगह सीधे सीधे आपको मिल जा रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो डिजिटल सर्टिफिकेट एंड बायोमेट्रिक्स विद एडिशनल फीचर्स। ठीक है, सारी चीज़ें, वेबसाइट ऑथेंटिकेशन, आधार बेस्ड यूजर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, पैन बेस्ड आइडेंटिफिकेशन, दोनों है। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डाउट है, जो आयोग ने माना है ये यहाँ पे ऑप्शन में नहीं माना, उन्होंने ये बोला है, एक सेकंड रुक जाइएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर माना है। तो शायद KYC लिखा है, इस कारण से ये ऑप्शन में नहीं होगा। बाकी पैन बस होता तो ये सही होता, पर यहाँ पे KYC भी लिखा हुआ है, तो इस वजह से शायद आयोग ने इसको सही आंसर माना है। ठीक है, तो पहचान प्रबंधन बिल्कुल है, सिंगल साइन ऑन भी है, आधार आधारित है, तो आधार आधारित, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आधार बेस्ड। पैन बेस्ड आइडेंटिटी बिल्कुल है, पर यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़ा KYC। बाकी आयोग जब फाइनल आंसर की देगा तो देखते हैं क्या ऑप्शन मानता है इसका। ठीक है, इसके अलावा एक सेकंड रुक जाइएगा, बस 1 मिनट। हाँ बस इतना ही है, इसमें कुछ खास और नहीं। ठीक है, तो ये आप याद रखना। फिर मई 2026 में आपदा प्रबंधन क्या लिख रहा है? विकसित सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का शुभारंभ किसने किया? तो ये किसने किया शुभारंभ? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है इसका शुभारंभ किया। पर ये किसके निर्देशन में मनाया गया? तो ये अमित शाह के निर्देशन पे जो है, ये PIB से डायरेक्ट इन्होंने क्या उठाया था? ये इन्फॉर्मेशन PIB से इन्होंने डायरेक्ट उठाया। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ध्यान से, सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम लॉन्च बाय, अरे यहाँ पे देखो, सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडिजिनियस अंडर द गाइडेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर श्री अमित शाह। ठीक है, तो ये हालांकि पूछा इन्होंने क्या था, अच्छा कुछ चीज़ें और, डेवलप्ड बाय किसके द्वारा किया गया है? तो सी डॉट से सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, है ना, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन विद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो ये सारे डिपार्टमेंट के थ्रू जो है ये सारी चीज़ें जो है हमने संयोग से बनाई। तो इसमें मार्गदर्शन जो है अमित शाह का, पर इसने पूछा था किसने शुभारंभ किया? तो शुभारंभ किसने किया भैया? तो ये आपको याद रखना, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है इसका शुभारंभ किया। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्या बोल रहा है? गौड़ नरेश संग्राम शाह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना करते हैं? तो किस ग्रंथ की रचना करते हैं? रत्न रत्नमाला की। किसकी रचना करते हैं? रत्न रत्नमाला की। किस भाषा में लिखी हुई है? तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में? संस्कृत। दुर्गावती प्रकाश कौन लिखता है? तो दुर्गावती प्रकाश जो किसके द्वारा लिखा जाता है? तो पद्मनाथ भट्टाचार्य के द्वारा जो होता है, दुर्गावती प्रकाश जो है वो लिखा जाता है पद्मनाथ भट्टाचार्य के द्वारा। फिर हृदय कौतुक की बात कर ले, तो हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश किसके द्वारा लिखा जाता है? तो यह हृदय शाह द्वारा। किसके द्वारा? तो गौड़ शासक हृदय शाह द्वारा। संगीत से संबंधित क्या होते हैं यह जो पुस्तकें हैं। इसके अतिरिक्त सिद्धांत सुधा, मुझे कुछ नहीं मिला इसका डिटेल, अगर आपको मिलता है तो आप कमेंट करके बताना सिद्धांत सुधा किसने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
अच्छा, यहाँ पे क्या बोला, मध्य प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी ने जंगल सत्याग्रह के लिए मोतीलाल नेहरू से अनुमति प्राप्त की? काशी प्रसाद पांडे, द्वारिका प्रसाद मिश्र, श्वेत गोविंदास और रविशंकर शुक्ल। तो हमने जब आपको अभी जंगल सत्याग्रह पढ़ाया था, जंगल सत्याग्रह जब हमने आपको पढ़ाया था, यह हमने शॉर्ट वीडियो में भी इसको कवर करा रखा है। तो हमने क्या बताया था कि द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा क्या किया गया था, जंगल सत्याग्रह से संबंधित जो है अनुमति प्राप्त की गई थी, है ना। यह क्या था कि इन्होंने यह बोला कि जो क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? तो सविनय, अब ध्यान से सुनो इधर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हम क्या कर रहे थे, राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, जिसका मुख्य विषय क्या था भैया कि नमक कानूनों को तोड़ना। पर हमारे एमपी में क्या थे, समुद्र नहीं थे, तो जिसके माध्यम से हम नमक कानूनों को नहीं तोड़ सकते थे। इसलिए क्या कहा गया, द्वारका प्रसाद मिश्र द्वारा यह सजेशन दिया गया कि हम क्या कर सकते हैं, जंगल कानून या जंगल कानूनों को तोड़ सकते हैं। तो ये कौन सा आंदोलन कहला गया, जंगल सत्याग्रह जो है कहलाया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इनके द्वारा जो है सजेशन दिया गया था, पर मध्य प्रदेश में या मध्य प्रांत में इसकी शुरुआत कौन करते हैं, तो एम.एस. अड़े जो होते हैं इसकी शुरुआत करते हैं, और ये क्वेश्चन पीएससी ने पूछा हुआ है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जंगल सत्याग्रह की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से होती है, तो जंगल सत्याग्रह की शुरुआत मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से होती है। और सिवनी जिले पर जो जंगल सत्याग्रह होता है उसे क्या बोलते हैं, टूरिया जंगल सत्याग्रह बोलते हैं। जिसका नेतृत्व कौन करता है, तो जिसका नेतृत्व जो करते हैं मूका लोहार करते हैं। कहीं कहीं ऑप्शन में दुर्गा शंकर मेहता दिखेगा, पर आपको मूका लोहार ऑप्शन सही लगाना है। ठीक है, तो ये टूरिया जंगल सत्याग्रह कब होता है ये भैया, तो 1930 में जो होता है जंगल सत्याग्रह जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन पे आ जाओ। निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार कीजिए। 153 राज्य का एक राज्यों का राज्यपाल होगा, बिल्कुल होगा। 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में यह बोला गया कि एक राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 155 में राज्यों की पदावधि के बारे में है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। 155 में जो है अपॉइंटमेंट के बारे में है। 156 में क्या होता है, पदावधि के बारे में। तो 155 में किस चीज़ की बात कर रहा है, तो अपॉइंटमेंट, नियुक्ति की बात कर रहा है भैया, नियुक्ति की बात कर रहा है। 157 में क्या बोल रहा है, राज्य के पद के लिए शर्तें। 157 में क्या बोला, राज्य के पद के लिए शर्तें। नहीं, 157 में नहीं है। 157 में क्या है, तो 157 में अहर्ताएं हैं। क्या है भैया, अहर्ताएं हैं, अहर्ता है 157 में। ये जो लिखा है ना पद के लिए शर्तें, तो ये किस अधिनियम में है, तो ये 158 में है पद की शर्तें। ठीक है, 159 में क्या है, राज्यों के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, तो ये तो सही है, ये भी सही है। 153 भी सही है। 155 इन्होंने गलत मैच करके रखा है। 157 तो इसमें क्या है, कौन से युग में सम्मिलित है, कितने युग में सम्मिलित है भैया, 2 युग में सम्मिलित है। अब आपको क्या करना है कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए हम आपको कुछ दे रहे हैं, इसको रट के सीधे सीधे चले जाना, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आप मैच भी कर सकते हो। ठीक है, तो 152 में क्या दे रखा है, 152 में परिभाषा, 53 में राज्यपाल, 54 में कार्यपालिका शक्ति। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहले नियुक्त करोगे, देन डिसाइड करोगे कि उसका टेन्योर कितना होगा। और जब आप नियुक्त कर चुके और उसके बाद डिसाइड कर चुके कि बंदा जो है 5 साल तक रहेगा, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा, उसके बाद हम बताएंगे कि भैया इसके नियुक्त होने की अर्हताएं क्या क्या हैं। फिर पद के लिए शर्त के बाद हम इनको क्या कराएंगे, शपथ कराएंगे। और 161 तो आपको याद ही रखना है। साथ ही साथ में ये जो कार्यपालिका शक्ति दे रखी है ना 154, इसका विस्तार कहाँ पे, 162 पे। तो कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है वो 162 पर है, कार्यपालिका शक्ति जो है 154 पे। तो ये आपको आर्टिकल्स याद करके जाने। अच्छा, फिर यह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 के प्रावधान के अंतर्गत पशुपालन विभाग के जो सचिव हो गए वो पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति करने का अधिकार रखते। तो नहीं, ऐसा नहीं। पशुपालन विभाग के सचिव क्यों करेंगे भैया, यह तो कौन करेंगे, तो यह कौन करेगा भैया, तो कौन करेगा, आयुक्त। इसको अच्छे से याद रखना, फिर से क्वेश्चन पूछेगा ये। आयुक्त सह संचालक जो होंगे वो पशु चिकित्सा अधिकारी का क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे। इसके बारे में डिटेल कहाँ पे है, पशु चिकित्सा अधिकारी के बारे में डिटेल कहाँ पे, धारा 3 में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे अगला क्या दे रखा है, पशु चिकित्सा अधिकारी का अर्थ ऐसा व्यक्ति जिसे अधिनियम की धारा 3 के तहत पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन गलत था। अच्छा, धारा 3 तक हमने देखा। धारा 4 में ध्यान से सुनो इधर, धारा 4 में क्या है, तो धारा 4 में क्या है भैया, तो गौवंश पर प्रतिषेध। क्या मैंने बोला, गौवंश के वध पर प्रतिषेध।
अब आप एक चीज़ कमेंट करके बताना, मैंने बता रखा है वैसे, गौवंश में कौन कौन शामिल है, ठीक है। तो आप बताना गौवंश में कौन कौन शामिल है। तो गौवंश के वध पर प्रतिषेध कौन से में है, धारा 4 पे है। धारा 5 पर क्या है, तो वध के लिए, धारा 5 पर क्या है, तो सॉरी, गौ मांस रखने या परिवहन पर प्रतिषेध रोक है। धारा 6 पर है, धारा 6 पर क्या है कि जो वध के लिए गौ मांस का परिवहन प्रतिषेध है ना। तो 4 पर क्या, नहीं 3 पर क्या हो गया, पहले याद रखो, तो पशु चिकित्सा अधिकारी के नियुक्ति के बारे में या पशु चिकित्सा अधिकारी के बारे में बता रखा है। 4 पर क्या है, तो गौ वंश का वध जो होगा प्रतिषेध होगा। 5 पर क्या बता रखा है भैया कि गौमांस रखने और गौमांस का परिवहन पर प्रतिषेध है। 6 पर क्या बता रखा है, धारा 6 पर वध के लिए गौवंश का परिवहन प्रतिषेध है। तो इसका सही जो है ए पहला तो कथन गलत है, दोनों गलत है, नहीं भैया दोनों सही है, नहीं भैया तो पहला गलत है बिल्कुल, दूसरा सही है बिल्कुल, ये तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पेशा अधिनियम, पेशा अधिनियम 1996 के अंतर्गत ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मद्य निषेध लागू करने की शक्ति है, बिल्कुल आप अपने अनुसार क्या कर सकते हो, मद्य निषेध नियम जो भी है वो लागू कर सकते हो। लघु वन उत्पादों पर स्वामित्व का अधिकार है, बिल्कुल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर तो आपका अधिकार होगा ही, जंगल जमीन की लड़ाई, इसीलिए तो अलग से हमने पेशा अधिनियम लेकर आए हैं। फिर उसके अतिरिक्त ग्राम स्तरीय पर कर लगाने से शक्ति नहीं, ग्राम स्तर पर आप कर लगाने की शक्ति आपके पास नहीं होगी, ये विधानसभा के पास होती है। विधानसभा अलग से एक कानून बना सकता है भैया, ये ग्राम पंचायत अधिनियम में जो पंचायती राज अधिनियम में अपने अनुसार जो राज्य या विधानसभा जो कानून बनाता है उसमें ये सारे नियम होते हैं। फिर ग्राम बाजारों के प्रबंधन की शक्ति है, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। तो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, सॉरी थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ये बचा क्या, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। अच्छा, पेशा अधिनियम की बात कर ले तो भूरिया सिंह समिति की सिफारिश पर लेकर आया जाता है भाग 9, ठीक है। इसके अतिरिक्त बाद में डिटेल पर कभी इसको बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं मध्य प्रदेश धरती आबा, मध्य प्रदेश में धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान कब शुरू किया गया। इकोनॉमिक सर्वे से लेकर सभी जगह यह योजना कितनी बार पूछ चुका है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि कब शुरुआत की गई भैया, 2 अक्टूबर 2024 को जो होती है इसकी शुरुआत की जाती है। कब की जाती है, 2 अक्टूबर 2024 को जो है इसकी शुरुआत की जाती है। अब हम आपको इकोनॉमिक सर्वे का एक शॉर्ट दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, इग्नोर नहीं करना है, पढ़ना है उसको ध्यान से। तो ये आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ लेना है, जिसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन तो यही इन्होंने पूछ रखा है, पहली चीज। दूसरा आपसे पूछेगा उद्देश्य, तो जनजाति क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के पूर्ण विस्तार एवं सामाजिक आर्थिक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लाया गया। अब बजट पूछेगा आपसे कि भैया 5 अवधि के लिए संपूर्ण देश में कितना बजट है, तो 80,000 करोड़ रुपए का बजट है। मध्य प्रदेश के 51 जिलों में इतने विकास खंड जो हैं, इतने अभियान शामिल जो है, कुल मिला के 51 जिलों के 267 विकास खंड के 11,377 ग्रामों में अभियान चल रहा है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्या होने चाहिए, जहां जनसंख्या 500 या उससे अधिक हो। कैसी जनसंख्या भैया, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 50% से अधिक हो, और आकांक्षी जिलों में 50 से अधिक जनजाति जनसंख्या वाले ग्राम भी इसमें शामिल हैं। तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना तो रट ही लेना भैया, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट वन पे आ जाओ। ये इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का स्नैप है, ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। फिर क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश बजट 2025-26 में 27% पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि प्रस्तावित की गई, ठीक है भैया। पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि जो है प्रस्तावित की गई 27%, जो यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है कि संपत्तियों का सृजन, देयताओं का सृजन, ऋण या अग्रिम का आकार, सब्सिडी का आकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संपत्तियों का सृजन। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखना, जब भी कोई सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, पूंजीगत व्यय करती है तो उसका कुल मिलाकर उद्देश्य क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो किसी प्रकार का ट्रांसपोर्ट का या कम्युनिकेशन का वे हो, है ना, तो उसके माध्यम से वो क्या करती है, लॉन्ग टर्म क्या करती है, एक अपना रेवेन्यू का सोर्स बना लेती है, तो वो उस पर खर्च करती है पूंजीगत व्यय। तो ये ओवरऑल जो खर्चा होता है, इस खर्चे को क्या बोलते हैं, पूंजीगत परिव्यय बोलते हैं, है ना। आपने जीएस पेपर 3rd पर पढ़ रखा होगा,
यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय का कुल मिलाकर उद्देश्य क्या होता है? अधोसंरचनाओं का जो विकास है, चाहे वो किसी प्रकार के अधोसंरचना का विकास करें हम, तो उस बारे में यहाँ पे डिटेल पर बात की गई थी, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संपत्तियों का सृजन जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। फिर जनजातीय योद्धा डिलन साहब, जिन्हें अंग्रेजों ने सागर में फांसी दे दी गई थी, का संबंध है किस जनजाति से है भैया? गोंड जनजाति से। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि भैया इनका किस आंदोलन पे जो होता है सहभागिता होती है, ठीक है। पातालकोट छिंदवाड़ा में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो कौन सी? भारिया जनजाति। भारिया जनजाति में गोत्रों की संख्या कितनी है? 36 गोत्रों की संख्या। पातालकोट की अगर बात कर लोगे तो पातालकोट के सबसे प्रमुख नदी कौन सी होती है? दूधी नदी होती है। कौन सी नदी होती है? दूधी नदी पातालकोट की प्रमुख सहायक नदियों में से एक होती है। तो आपको यहाँ से पातालकोट याद है, भारिया, है ना, अच्छे से, सॉरी, हाँ, यहाँ पे आप 36 नहीं, कितने गोत्र होते हैं? 51 गोत्र होते हैं। 36 गोत्र किस में होते हैं? माफ़ कीजिएगा, 36 गोत्र जो होते हैं वो कोरकुओं में होते हैं, ठीक है। तो गोत्रों की संख्या कितनी होती है? 51, और ये भी पूछा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने कभी नहीं पढ़े, ठीक है, जैसे हमें भी इसका डाटा कहीं मिला नहीं, पर हमें नहीं बन रहा है कुछ भी, पर हम तब भी देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के आधार पर, अब ध्यान से सुनिए, हमें इतना पता है कि कुल खाद्यान्न है तो इसकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी, मतलब कुल मिलाकर इसका उत्पादन क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ का होता है? गेहूं का होता है। देन क्या होता है? धान का होता है। उस बेस पर हम एक तुक्का मारते हैं और देखते हैं सही आंसर होगा या नहीं। तो कुल खाद्यान्न 60,000 के करीब दे रखा है क्या? तो डी का 3, पहले डी का 3 हम देख लेते हैं किस में। तो डी का 3, डी का 3, डी का 3, डी का 3, तो चारों में ही डी का 3 है, ठीक है। चलो सेकंड अटेम्प्ट मारते हैं, जिसमें हमें पता है कि गेहूं का जो होता है हमारे यहाँ सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है, ठीक है। तो गेहूं का क्या हो जाएगा? तो गेहूं का अपन देखते हैं क्या हो जाएगा? 32। मान लो सेकंड सबसे ज़्यादा है तो 32 में क्या हो जाएगा? गेहूं का। तो ए का सेकंड कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ए का सेकंड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये बी ऑप्शन हमें दिखा। अब हमें ये पता है कि गेहूं, धान और कुल खाद्यान्न में हमें इतना पता है कि इन दोनों का ओवरऑल देखोगे तो ये 1, 2 तीसरे प्लेस पे रहेंगे। मक्का जो होगा सबसे कम हमारे यहाँ उत्पादन होता है, जो कि छिंदवाड़ा के आसपास रीजन पे ही होता है। तो सबसे कम में अगर हम देखें कि मक्का का उत्पादन जो हो रहा है, तो बी का क्या हो जाएगा? 4th नंबर। तो बी का 4th नंबर देखते हैं, तो बी का 4th नंबर ये रहा। किसी और में भी है बी का 4th नंबर, यहाँ पे है, पर गड़बड़ हो जाएगा किस में? गेहूँ में गड़बड़ हो जाएगा। तो ओवरऑल आप देखोगे ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी बिना पढ़े भी आप तुक्के मारो, सीखो थोड़ा सा, जैसे लॉजिक तुक्का, ऐसा नहीं कि फेंक दिए। जैसे हमने बोला कुल खाद्यान्न, तो सबसे अधिक कुल खाद्यान्न का हुआ। फिर हमें चलो मान लो गेहूं और धान में कन्फ्यूजन है, पर हमें पता है मक्के का उत्पादन गेहूं और धान से तो कम ही होगा, तो मक्के के उत्पादन में कहाँ चले जाते हैं? 4th ऑप्शन पे चले जाते हैं। तो अब डी और बी में अगर हम कर लेते तो यहाँ से हमारा इजली ऑप्शन आंसर बी आ जाता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा लॉजिक जो होता है ट्रिक लगाकर कर सकते हो ऑप्शन सही। अच्छा, ये होगा ओवरऑल हमारा एक पेपर हो गया। अगर आपको ऐसा डिटेल और पेपर चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हालांकि हमने बहुत सारे पेपर कवर करा रखे हैं ऐसे डिटेल वे में, और चाहिए होगा जैसे अभी वेटनरी असिस्टेंट सर्जन का भी पेपर उसी दिन हुआ 2 अगस्त को ही, तो अगर उसका भी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो हमने क्वेश्चन पूछे हैं तो उसके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।